नमस्कार। अगर धरती पर जीवन पॉसिबल है तो वो है सन की वजह से। अगर हमको धरती के अलावा कहीं और जीवन ढूंढना हो तो हमको सन के बारे में अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे सन के बारे में। और सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा सन अंतरिक्ष में कहाँ लोकेटेड है, अंतरिक्ष में कहाँ है हमारा सन। उसके बाद हम जानेंगे सन के रोटेशन के बारे में, क्या सन घूम रहा है तो किसके चारों ओर घूम रहा है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे सन का वजन कितना है, साइज क्या है, मास क्या है। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ सन के बारे में, सन के कितने लेयर्स हैं और हर एक लेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन जानते हैं कि हमारा सन अंतरिक्ष में कहाँ लोकेटेड है। तो इसको जानने के लिए आपको आना होगा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, हमारा जो सन है वो लोकेटेड है हमारे गैलेक्सी में, मतलब हमारे गैलेक्सी के अंदर हमारा सन है। तो ये हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। तो मिल्की वे गैलेक्सी में ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम, मतलब हमारा सन यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये देखो, ये आर्म टाइप का दिख रहा है आपको, आर्म टाइप का। तो ये जो आर्म है ना, इस आर्म को हम कहते हैं ओरियन आर्म। ठीक है दोस्तों, ओरियन आर्म। तो हमारा जो सन है वो गैलेक्सी के ओरियन आर्म में लोकेटेड है। हमारा जो सन है वो गैलेक्सी के ओरियन आर्म में लोकेटेड है। और ये जो सन है वो इससे, मतलब सेंटर ऑफ गैलेक्सी के, मतलब गैलेक्सी के सेंटर वाले पार्ट से 26,000 लाइट ईयर दूर है। 26,000 लाइट ईयर दूर है। देखो, लाइट ईयर मतलब ये होता है कि अगर लाइट जो ट्रेवल करती है ना, एक साल में जो लाइट ट्रेवल करती है उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। तो 26,000 साल में जो लाइट ट्रेवल करेगी उसको बोलते हैं हम 26,000 लाइट ईयर। ये 26,000 लाइट ईयर दूर है हमारे सेंटर ऑफ गैलेक्सी से ये सन। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया कि गैलेक्सी के अंदर हमारा सन ओरियन आर्म के अंदर लोकेटेड है। लेकिन सोलर सिस्टम में हमारा सन कहाँ है? ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है। तो दोस्तों, सोलर सिस्टम में सन जो है वो सबसे सेंटर में लोकेटेड है। सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम में सन सबसे सेंटर में लोकेटेड है। चलिए अब हम बात करते हैं सन के रोटेशन की बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो पूरा सोलर सिस्टम है ना, ये पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है लगभग 250 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में 250 किलोमीटर ये सोलर सिस्टम, मतलब हमारा सन एक सेकेंड में 250 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है स्पेस में। तो कहाँ पे, मान लो इस इधर यहाँ पे देखो, ये है हमारा गैलेक्सी। ठीक है, अभी आपने देखा तो ये गैलेक्सी है और ये है ओरियन आर्म। तो सन जो है इस गैलेक्सी के सेंटर वाले पार्ट का पूरा, ये हमारा सन हो गया। तो ये सन गैलेक्सी के सेंटर वाले पार्ट का चक्कर लगाती है, पूरा परिक्रमा लगाती है। तो एक सेकेंड में सन 250 किलोमीटर पर सेकेंड ट्रैवल कर लेती है, मतलब एक सेकेंड में इतना। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो 230 मिलियन साल लगेंगे, 230 मिलियन ईयर्स लगेंगे सन को पूरा एक सेंटर ऑफ, मतलब कि गैलेक्सी का एक चक्कर पूरा लगाने में। मतलब यहां से अगर सन घूमना स्टार्ट करेगी और फिर से यहीं पे आएगी तो सन को लगेगा 230 मिलियन साल। मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो वैसे 230 मिलियन साल में सन हमारे गैलेक्सी का एक परिक्रमा लगा लेगी। जैसे धरती सूरज का एक परिक्रमा 365 दिन में लगा लेती है, वैसे ही सन हमारे गैलेक्सी का, कौन से गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी का परिक्रमा 230 मिलियन साल में लगाएगी। समझ में आया? अब देखो, अब बात कर लेते हैं सन के रोटेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, सन की रोटेशन की बात करें ना, तो सन अपने एक्सिस पे भी घूमता है। जैसे धरती अपने एक्सिस पे घूमता है वैसे सन भी अपने एक्सिस पे घूमता है। लेकिन सन है गैस का गोला। तो सन का जो पार्ट है ना, वो सन का हर एक एक्सिस, मतलब हर एक पॉइंट, मतलब हर एक पार्ट सन का अलग अलग घूमता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारा पूरा सन हो गया। ठीक है, ये जो गोला है बीच में, ये हमारा पूरा सन हो गया। अब देखो, सन का ये जो पार्ट है ना, इक्वेटोरियल पार्ट। देखो, सन में 2 पार्ट होते हैं। एक तो बीच वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पार्ट। ऊपर वाले पार्ट को पोल कहते हैं, ऊपर नीचे वाले पार्ट को। तो ये वाला जो पार्ट है ना, वो 25 दिन में घूम जाता है धरती के हिसाब से। मतलब 25 दिन में ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट 25 दिन में पूरा एक चक्कर लगा लेता है। जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे दिन बढ़ता जाएगा, फिर 26 होता जाएगा, फिर 28 और आखिरी में यहाँ पे 34 या 35। मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, ये 35 दिन में, 34 या 35 दिन में पूरा घूम जाता है अपने एक्सिस पे। समझ में आया कि सन भी घूम रहा है अपने एक्सिस पे, लेकिन अलग अलग पार्ट में। इक्वेटोरियल पार्ट 25 दिन में घूम रहा है, इसके ऊपर वाला 26, 27, 28 ऐसे हो रहा है। लेकिन सबसे नॉर्थ वाला ये जो पोल है सन का, ये इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो सन का जो पोल है 35 या 34 दिन में अपने एक्सिस पे ऐसे घूमता है। अलग अलग मोशन होता है सन का, लेकिन सन भी अपने एक्सिस पे घूमता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम सन के साइज की। तो दोस्तों, अगर सन के साइज की बात करें ना दोस्तों, तो ये हमारा पूरा सन हो गया। तो ये जो सन का जो डायमीटर है ना, मतलब ये बोलते हैं, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो है 1.4 मिलियन किलोमीटर।
सन का जो डायमीटर वो कितना है 1.4 मिलियन किलोमीटर। अगर इस हिसाब से हम बात करें, धरती के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर अगर हम 106 1 2 3 ऐसे करके अगर 106 धरती यहाँ से यहाँ तक जोड़े ना, तो ये शायद ये पूरा होगा। समझ में आया? अब देखो सन के मास की बात करते हैं, तो देखो सन का मास हमारे सोलर सिस्टम में, हमारा जो सोलर सिस्टम है जितने भी ग्रह उपग्रह सबको मिला लो, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा वजन किसी भी चीज का तो किसका है? सन का है। तो लगभग 99.8% वजन कैसा है? वजन ऑक्यूपाई कर रहा है सन। हमारे सोलर सिस्टम का 99.8%, मात्र 0.2% जो वजन है वो ऑक्यूपाई कर रहा है जितने भी ग्रह उपग्रह प्लैनेट्स गैस वैस जो भी है। लेकिन पूरा वजन किसका है? 99.8% सन का वजन है। अब देखो सन का जो साइज है ना, शेप की बात करें, साइज नहीं शेप की बात करते हैं सन का, तो जो सन का शेप है वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल जैसे बॉल होता है फुटबॉल, वैसे कुछ स्फेरिकल शेप है सन का। अब हम बात कर लेते हैं सन के वॉल्यूम की। दोस्तों अगर सन को हम खाली कर देना, अगर सन को हम पूरा खाली कर दें, मान लो अगर सन को पूरा खाली कर दिए, तो इसके अंदर हम 1.3 मिलियन अर्थ को फिट कर सकते हैं। मतलब धरती जितना बड़ा हमारा धरती है ना, तो हम एक मतलब 10 लाख 13 लाख लगभग 13 लाख धरती को इसके अंदर भर सकते हैं। डुबुक डुबुक, एक धरती दूसरा धरती तीसरा धरती चौथा धरती, इतना बड़ा है सन का साइज। समझ में आया कितना बड़ा है सन का साइज? दोस्तों अब हम जानते हैं सन के लेयर के बारे में। देखो दोस्तों अगर हम सन को देखते हैं ना, तो सबसे पहले जो दिखाई देता है सन में वो दिखाई देता है फोटोस्फेयर। ये जो है फोटोस्फेयर, मतलब मान लो ये सन है, तो सबसे ऊपर वाला जो सन का जो पार्ट है ना, सरफेस है, वो क्या है? फोटोस्फेयर। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें ना फोटोस्फेयर को चीरे, मतलब जैसे मान लो ये हमारा सन है, तो सन का सबसे पहला जो लेयर हो गया, अगर पहला लेयर हो गया कौन सा हो गया? फोटोस्फेयर। जैसे आम है, जैसे मान लो कि प्याज से तुलना करते हैं हम सन को, एक अभी मान लो सन एक प्याज है, तो प्याज का सबसे पहले वाला परत हटाओ, सबसे पहले वाला परत हटाओ तो कौन सा होगा? प्याज का जो सबसे पहला वाला परत है वो है फोटोस्फेयर। फिर उस परत को हटाओ, फिर दूसरे वाले परत पे जाओ, तो जो दूसरा वाला परत होगा वो कौन सा होगा? देखो ये दूसरा परत हो गया, तो वो जो परत है वो इसको बोलते हैं हम कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। फिर उसके बाद तीसरा वाला परत जाओ, एक दूसरा परत हटाओ, फिर तीसरा परत पे जाओ, तो जो तीसरा परत है वो कौन सा है? रेडिएटिव जोन। ठीक है, और सबसे सेंटर में जाओ, मतलब प्याज के सबसे सेंटर में जाओ, मतलब सन के सबसे सेंटर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो कन्वेक्टिव जोन है और रेडिएटिव जोन है, इनको जोड़ के कौन रखता है? इनके बीच में एक पार्ट है जो इन दोनों को जोड़ के रखता है, इसको हम कहते हैं टैकोक्लाइन। ठीक है, ये हो गया सन का, ये जो सन हमको दिखता है। ठीक है, जैसे धरती का एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, जैसे पूरा ये हमारा धरती हो गया तो धरती के ऊपर पूरा वातावरण है, वैसे सन के ऊपर भी वातावरण होता है। तो सन के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हमने 3 लेयर में बांट रखा है। जो देखो सबसे पहला जो लेयर दिखता है वो क्रोमोस्फेयर, उसके बाद कोरोना, इसके बाद हीलियोस्फेयर। इन सब चीजों के बारे में हमने बात किया। ठीक है, लेकिन आज हम पूरा फोकस करते हैं सन पे। चलिए अब बात करते हैं सन के कोर की। तो दोस्तों देखो ये जो सन का कोर है ना, ये 20 से 25%, मतलब सन का जो रेडियस है, मान लो ये हो गया सन सेंटर में, और सन का ये पूरा रेडियस हो गया, तो यहां तक मतलब पूरे रेडियस का 20 से 25% एरिया कवर करके कौन रखता है? हमारा कोर रखता है। अगर हम बात करें कोर की टेम्परेचर की, तो दोस्तों कोर में जो टेम्परेचर है ना, वो 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट है। पिछले वीडियो में हमने गलत बता दिया था, फ़ारेनहाइट की सेल्सियस बता दिया था, सॉरी फ़ारेनहाइट होगा पिछले वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे देखो सन के जो कोर में टेम्परेचर वो कितना होगा? 27 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और फिर अगर इसको हम सेल्सियस में बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन के कोर में, और केल्विन में बात करें तो 15.7 मिलियन केल्विन। ठीक है, अब देखो सन के कोर में हो क्या रहा है, तो दोस्तों सन के कोर में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा होगा आपको? देखो देखो हाइड्रोजन, मतलब सन के कोर में हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन के पास है एक एटम, मतलब कि प्रोटॉन की संख्या हाइड्रोजन के पास एक है, क्योंकि हर एक एटम किससे बने हुए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है। ठीक है, और हीलियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन और मतलब 2 हाइड्रोजन हो, अगर दोनों का एक प्रोटॉन मिल जाए तो क्या बनेगा? हीलियम बनेगा, क्योंकि हीलियम के पास कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। वैसे ही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, यही हो रहा है सन के कोर के अंदर, कि हाइड्रोजन जो है ना सन के कोर के अंदर, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, मतलब ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, दोनों मिलके दोस्त बन जा रहा है, और दोस्त बन के मतलब कि ये हाइड्रोजन मिलके दोस्त बन गया, और उसका नाम नया हो जाता है हीलियम। समझ में आया? नया नाम हो गया हीलियम। तो हाइड्रोजन से हीलियम बनने में ना, मतलब जैसे ही सन हाइड्रोजन से, मतलब कोर के अंदर हाइड्रोजन से जैसे हीलियम बनता है,
तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। इतना एनर्जी निकलती है ना, बहुत ज्यादा। जैसे हमारा जितना भी एटॉमिक बम है, हाइड्रोजन बम है, वो ऐसे ही काम करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। तो सन के कोर के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और ये सन के अंदर इतनी जो एनर्जी है वो किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन हीलियम की वजह से। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए एनर्जी बहुत ज्यादा निकल रही है। अब देखो सन का जो 99% पावर है ना, एनर्जी है, जो सन के पास जो पूरा पावर है, सोर्स है 99% सोर्स, ये जो पावर है वो किससे निकल के आ रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन से आ रहा है। मतलब ये जो मतलब ये जो कोर है ना, छोटा सा एरिया जो रेडियस का 20 से 25% एरिया कवर कर रहा है, इससे सन का 99% जो सन के पास एनर्जी पावर है वो इसी से आ रहा है। और 1% जो हो रहा है सन के अंदर CNO साइकिल हो रहा है, एक CNO साइकिल, ठीक है। कोर के अंदर एक चीज और हो रहा है, CNO साइकिल, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक साइकिल हो रहा है। ये शायद हम नहीं समझा पाएंगे अभी इस वीडियो में, लंबा चौड़ा है, लेकिन इतना समझो कि सन के कोर में हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन में प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन में इतना समझो सीधा सीधा कि हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में। जब हाइड्रोजन बनेगा हीलियम, तो हाइड्रोजन हीलियम बनता है, तो इससे एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। और दूसरा CNO साइकिल हो रहा है सन के कोर के अंदर, आया समझ में। और टेम्परेचर ये रहा। देखो रेडिएटिव जोन में क्या होता है कि कोर के अंदर जो हीट ट्रांसफर हुआ, मतलब कोर के अंदर जो एनर्जी निकली वो रेडिएटिव जोन में आएगा, और फिर वहां पे टेम्परेचर हो जाता है 1.5 मिलियन केल्विन। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन में आता है वही हीट, ठीक है। और कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन को जो सेपरेट करता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेकोक्लाइन कहते हैं। उसके बाद हम फोटोस्फीयर, सन का जो सबसे बाहरी वाला पार्ट है क्या, फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर से लाइट निकलती है, जो धरती पे लाइट पहुंचती है सनलाइट, वो कहां से आती है, फोटोस्फीयर पे लाइट पहुंचती है। तो टेम्परेचर देखो कोर में था 15.7 मिलियन केल्विन की बात करें तो 15.7 मिलियन केल्विन था। तो टेम्परेचर घटते घटते यहाँ पे मतलब फोटोस्फीयर पे टेम्परेचर 5570 केल्विन आ जाता है। मतलब फोटोस्फीयर बहुत ठंडा हुआ ना कोर के हिसाब से, समझ में आया कैसे हुआ। और सन का जो लाइट है वो कहां से आता है, फोटोस्फीयर से लाइट आता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।